है। मैं हूं अफान और आप देख रहे हैं क्यू टीवी को है। मैं इनसे ही जान लेता हूं सर, जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और उसमें छात्रों पर भी देखी गई, मगर हल कुछ नहीं निकला, आश्वासन झूठा मिला, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है कि पहली बात तो लोगों को एक बात मोटी सी समझ लेनी चाहिए। ये देश जो है मोदी शाह के बाप की जगह नहीं है जी। ये देश हम लोगों का है, हम लोग इस देश के मालिक हैं। एक बेसिक चीज़ है, ये जो जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये लोगों के टैक्स के पैसे के बने हुए घरों में रहते हैं। इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, जिन बुलेट प्रूफ कारों में घूमते हैं, जो इनको सिक्योरिटी मिलती है, उनके पैसे भी लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे से जाते हैं। जिन घरों में ये रहते हैं, जो ये हवाई जहाज़ों पे घूमते हैं, जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, ये लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो हमारा जो इंफ्रा वगैरह भी है, ये भी लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से बना है। इसलिए इस देश की मालिक जनता है, क्योंकि पैसा जनता का। हाँ, किसी का थोड़ा योगदान हो सकता है, किसी का ज़्यादा योगदान हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का योगदान है। और वोट भी जनता का है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया है, ये वोट डकैती करते हैं, वोट चोरी करते हैं। इन्होंने जो शिक्षण संस्थान है वहाँ अपने आदमी बिठा दिए हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, और हर देश की हर एक चीज़ पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। देश के जो संसाधन हैं उन पे भी इन्होंने अपने मित्रों के माध्यम से कब्जा कर लिया है। और ये लोग इस गलतफहमी में हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। पहली बात तो इनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम को लेके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्व व्यवहार किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पिलेट्स उससे गोलियां चलाई गई, जिससे कई लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, कई बेचारे के हाथ पैर टूट गए। इतना बुरा हाल कभी नहीं। मैंने भी एक छात्र का तो सर ऐसा फोटो आया, वीडियो आया, वो दिखा रहा है कि मैंने बीजेपी को इसी उंगली से वोट दिया था और मेरी यही उंगली तोड़ दी। सर, बहुत बुरा हाल है। वोट वगैरह तो अलग विषय है, वोट देना ना देना अलग विषय है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि 2014 से पहले जी, जो वर्तमान उस वक्त की सरकार थी, उसके ऊपर इन लोगों ने झूठे आरोप लगाए, झूठा एक आंदोलन खड़ा किया, और मीडिया खरीद के अपने दोस्तों, पैसा तो इन्हीं का था, इनके दोस्तों का पैसा नहीं था, पैसा इन्हीं का था, इन्हीं के दोस्तों ने इनका पैसा वापस किया। उसके बल पे ये आए, इन्होंने झूठा प्रचार किया। इन्होंने बोला अच्छे दिन आ जाएंगे, इन्होंने बोला महंगाई कम हो जाएगी, इन्होंने बोला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इन्होंने बोला पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम हो जाएंगे, इन्होंने ये भी बोला 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम लोग मुहैया कराएंगे, बच्चों को देंगे। इन्होंने ये बोला विदेशों में जितना भी काला धन पड़ा है वो जब वापस आएगा तो 15 से 20 लाख रुपया हर एक गरीब आदमी के अकाउंट में यूं ही आ जाएगा। स्मार्ट सिटी की बात इन्होंने की, काला धन वापस आने की बात की। लेकिन बीजेपी के ऑफिस बन गए, हॉस्पिटल नहीं बने। कोरोना काल में हम लोगों को जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो आपके सामने ही है। इन्होंने नोटबंदी करके चलते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे ये लोग सांसद खरीद रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा कानून भी आना चाहिए। अगर कोई सांसद चुना जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो उसी का रहेगा, किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। अगर वो उस पार्टी में जाएगा तो इस्तीफा देगा और वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, नहीं बंद हो। इन्होंने जनता की चुनी हुई सरकारें गिरा दी। अब तो इनको गिराने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, अब तो ये अवैध रूप से सरकार में आ जा रहे हैं। SIR करके, EVM के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, वोट परसेंटेज बढ़ा के और काउंटिंग में धांधलेबाजी करके ये लोग सरकार में आ जाते हैं। इनको आपके वोट नहीं लेने हैं। अगर इन्होंने आपके वोट लेने होंगे तभी आपसे बात करेंगे, तभी आपका दुख दर्द समझेंगे। जब उनको पता है आपकी जरूरत ही नहीं है,
हमें ऐसी वोट, हमने वैसे ही जीत जाना है, तो आपकी बात क्यों सुनेंगे वो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये कोई आज से समस्या नहीं हो रही है, बहुत टाइम से समस्या है। 150 बार ऑफिशियली पेपर लीक हो चुका है। अब लोगों ने तो ऐसे ऐसे वो मीम बना दिए हैं कि इतना तो डायपर लीक नहीं करता है डायपर लीक नहीं होता है। कोई लोग कह रहे हैं सैनिटरी पैड लीक नहीं होते हैं जितने पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर लीक हो रहे थे तो उसका समाधान की तरफ जाना चाहिए ना। इन्होंने, इनका मतलब है कि जैसे हमने कब्जा कर लिया है। अब एक बार बताइए, पुलिस क्या अमित शाह के बाप की पुलिस है? ये जो दूसरे हैं अर्धसैनिक बल, या वो अमित शाह के बाप के हैं? अमित शाह ने खरीदा है? अमित शाह तनख्वाह, अमित शाह तो खुद हमसे तनख्वाह लेता है यार। सही बात है। जिस घर में रहता है वो हमारे पैसे से आया है, जो सिक्योरिटी पे घूमता है वो हमारे पैसे से आई है। इस बात को समझना चाहिए। मेरा एक सवाल है सर, ये बताइए क्या लगता है आपको जो जायज मांगों को लेकर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो है प्रधान का जो है वो इस्तीफा मांग रहे थे, जाहिर सी बात है तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? क्योंकि जब दिख रहा है कि पेपर बार बार लीक हो रहा है तो छात्र तो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ब्रदर, बात ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही दोषी नहीं है। इनका जैसे नितिन गडकरी है, वो भी दोषी है। मैं वैसे बता रहा हूँ, वो तो दोषी है ही है। नितिन गडकरी ने रोडों पे क्या हाल है, रोडों पे कितने कपड़े हो रखे हैं। रोडें बनती बाद में, टूट पहले जाती हैं और टोल पहले वसूला जाता है। टूल भी वसूला जाता है। उसके बाद वो E20 वाला मामला है, उसके प्रधान की कुर्सी जाएगी, उसके बाद नितिन गडकरी की कुर्सी जाएगी, उसके बाद राजनाथ सिंह की कुर्सी जाएगी, उसके बाद शाह की कुर्सी जाएगी, उसके बाद मोदी की कुर्सी जाएगी। इनको पता है कि हमको जाना है, इसीलिए इनका अहंकार है। अहंकार की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, छात्रों पर डंडा बरस रहा है। इसी वजह से छात्रों पर दर्शा, इनको धर्मेंद्र प्रधान, इनको पता है धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो उसके साथ साथ हम भी जाएंगे, इसीलिए वो इसका इस्तीफा नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ये लोग अच्छे होते, संवेदनशील सरकार होती, 700 कुछ किसान शहीद हो गए, उनकी बात मानी गई, उनकी बात सुनी गई। और माफी मांगने का तरीका क्या था? उसे माफी कहते हो आप? उसे अहंकार कहते सही बात है। इन्होंने अपने गुंडे लाके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। अगर टिकैत नहीं रोते तो ये सफल हो जाते हैं। तो ये लोग सफल हो जाते हैं। ये सफल हो जाते हैं। ये तो टिकैत बेचारे रो पड़े, इसलिए मतलब रोना अब भी आता है। बच्चों को देख के रोना आता है। कोई भी जब आप वो वीडियो देखते हो तो इतनी वो है, निर्भरता है कि एक जो संवेदनशील आदमी है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, जिन लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोग पाल रहे हो उसके बारे में तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो यार। नहीं, बिल्कुल। मतलब सर यहाँ से निकलती है सर, दर्द यहाँ से निकलता है। एक छोटा सा, मतलब कोई, अगर आप वीडियो देख लोगे ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब इतना, और जो मार रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारा देश की जनता इसीलिए है कि मैं अपनी मार खाएगी, वोट भी देगी, पैसा भी देगी, टैक्स भी देगी, मैं तो कह रहा हूँ ये सब बंद कर देना चाहिए, टैक्स देना बंद कर देना चाहिए। इनको अकल आ जाएगी। हम लोग जो GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ये सब बंद कर देना चाहिए। अरे इनकी औकात क्या है? ये हमारे पैसों पे पल रहे भैया, हमारे पैसे हैं, हम मालिक हैं। उसके बाद हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अरे एक बार बताइए भैया, आप घर पे नौकर रखते हैं, उसको तनख्वाह देते हो, हैं, उसको रहने को घर दे रहे हो, हैं, तो वो आपके साथ क्या करेगा? आपके साथ बदसलूकी करेगा, आपको डंडे मारेगा, आपके सिर फोड़ देगा। बताइए, अब एक बार बताइए, अगर ऐसा वो जो प्रधानमंत्री हाउस है जिसके लिए बार बार नाम बदलते रहते हैं, वो हमारे पैसों से बना भैया। वो नरेंद्र मोदी के बाप ने नहीं बनवाया है, नरेंद्र मोदी के दादा ने नहीं बनवाया है, जब नरेंद्र मोदी ने अपने पैसों से नहीं बनवाया है, वो हमारे पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से बना है। जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो नई फेशियल कर रहा है, वो हमारे पैसों से आ रही है भैया। बिल्कुल। जो सूट बदल रहा है, ये हमारे पैसों से आ रहे हैं। इसने तो 35 साल भीख मांगी है। एक भिखमंगा आदमी क्या ये चीजें बना सकता है? जिसने 35 साल भीख मांगी हो, उसकी औकात है? ये हम लोगों ने तो अगर अपना घर बनाया है तो अपने दम पे बनाया है। अपने बाप दादा के, हमारे बाप दादा ने मेहनतें की हैं, हम लोगों ने मेहनत की है, तब बना है। हमने कोई चोरी डकैती करके नहीं बनाया है। सही बात। हम लोगों ने मेहनत की है। मैं खेती करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, है, तब जाके मेहनत करनी पड़ती है भैया। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत से पैसा आता है, ऐसे हवा में पैसा नहीं आ जाता है।
और इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने ऐशियां की हैं, ऐशियां की हैं, इसके अलावा क्या किया है इन लोगों ने? आप बताइए ना मेरे को। और दूसरी बात भैया, एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं कह रहा हूं कोई भी प्रधानमंत्री बने, एक तो जब ये हट जाएं तो इनसे साथ से सिक्योरिटी वगैरह हटा देनी चाहिए। इनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, कोई कुछ, जब तक आप काम कर रहे हो तब वही सिक्योरिटी नॉमिनल होनी चाहिए यार। इनको किस बात का डर है? सही बात है। भी अपने देश के लोगों से डर रहे हैं, डर के भाग जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि हजारों करोड़ सिक्योरिटी में खर्च हो जाता है, अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं अपनी जान बचा के आ गया। साला बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहा है, बढ़िया सिक्योरिटी है, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन रखी हैं, उसके बाद इनको डर लग रहा है। एक निहत्थे किसानों से डर लग रहा है इसे। निहत्थे किसान जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं उनसे डर रहा है। निहत्थे स्टूडेंट जो शांतिपूर्ण रूप से अपना आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी जायज मांगने मांग रहे, उससे इसको डर लग रहा है। आप बताइए ना, अब जब वो संसद छोड़ के कैसे भाग जा रहा है? अगर राहुल गांधी इसके घर के पीछे के भाग में धरना दे देते, उससे इसको डर लग जा रहा है। उनको टंगवा दे रहा है ये। और जो टांगने वाले उनको शर्म आनी चाहिए भैया। नहीं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पिछली बार आपने देखा था, राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था संसद से। आपने देखी होगा कुछ। ब्रदर, ये कुछ भी कर सकते। ये इनका जो स्पीकर है, वो स्पीकर का रोल है उसका। वो कहता मैं सरकार से पूछूंगा। कभी आपने ऐसा स्पीकर कभी देखा है? कभी नहीं। उसको देख के उसको पावर खुद स्वयं फैसला लेने की, देख के घिन आती है। उसके मुंह पे थूकने को दिल करता है, इतना घटिया आदमी है। जो सरकार से पूछेगा, मतलब वो चमचागिरी कर रहा है भैया, वो पपट है। इन्होंने राष्ट्रपति पपट बना रखा है, इन्होंने रक्षा मंत्री पपट बना रखा है, इन्होंने बाकी जितने भी हैं सब पपट बना रखे हैं। इन्होंने सैनिकों पे भी अपने लोग घुसेड़ रखे हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटियों पे अपने लोग घुसेड़ रखे हैं, इन्होंने पूरे देश पे अडानी अंबानी के माध्यम से कब्जा कर लिया है। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया है। इन्होंने देश के बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। मतलब इमरजेंसी में भी अंग्रेजों ने भी इतनी क्रूरता नहीं की होगी जितनी क्रूरता ये कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है, निश्चित तौर पे। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, उसमें जैसे मेरे पास बहुत बढ़िया सिस्टम था। पिछली बार मैंने इंडिया गठबंधन के जितने भी थे, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी होगी, अरविंद केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार हो गए, अपने चंद्रबाबू नायडू को भी मैंने पत्र लिखा था। जितने लोग इससे थे, मतलब वो तब मनमोहन सिंह जी जिंदा थे, उनको पत्र लिखा, प्रियंका गांधी को पत्र लिखा, सोनिया गांधी को पत्र लिखा। मतलब जो मैंने किसी को छोड़ा नहीं। मेरे एक भी पत्र है आपने ये लिखा था, मैं लेटर भी इनके साथ है, मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं आया। ये देखिए, ये लेटर इन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री से लिखे, सारे मुख्यमंत्री को ये लेटर भेजा भी गया, मगर आज तक ये जवाब नहीं आया। आप देखिए, और ये सुझाव देश की तरक्की और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का था। आप बताइए, समझाइए जरा। मेरा ये कहना था इंडिया गठबंधन को, इनसे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने इनको लेटर, कोरोना काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, मैं तभी से इनको पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वही कर सकता है जो सरकार में होगा। बिल्कुल, जिसके पास पावर होगी। विपक्ष वाले नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष वालों के पास उस वक्त ऐसा था कि पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग इनके अत्याचार से परेशान हो गए, और वास्तव में परेशान थे, और लोगों ने इन्हें निकाल दिया था। मैं आपकी एक बात अगर ये बेईमानी नहीं करते, अगर ये बेईमानी नहीं करते तो ये लोग नहीं आते सत्ता में। मेरा एक सवाल है आपसे, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अगर पावर आपको दे दी जाती है, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाता, तो क्या होता है इस देश में? ब्रदर, पहली बात तो ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। ना किसानों का प्रोटेस्ट होता, ना मजदूरों का। मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ आपको। हमारे देश में मैं ये अपने घोषणा पत्र की बाद में बात करूंगा, मैं आपको सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? जनता को चाहिए पक्की व चौड़ी सड़कें, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बगैर कट के, और कम दरों पे विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, पर्यावरण। यही चाहिए ना। बिल्कुल, पर्यावरण मुक्त हो, अपना मतलब पर्यावरण दूषित जो है खत्म हो, पर्यावरण सुस्त हो। ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, रशिया है, ईरान है, वहाँ से हम ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स में रशिया भी आता है, ईरान भी आता है, चाइना भी आता है, साउथ अफ्रीका भी आता है। ठीक है, हम ब्रिक्स के मेंबर हैं।
तो हम उन लोगों से एक सस्ता डीजल सस्ता वो क्यों नहीं क्रूड ऑयल क्यों नहीं ले सकते हैं? लेते हैं। इनको अमेरिका के परमिशन की क्या जरूरत है भैया? हम लोग क्या अमेरिका के गुलाम हो गए हैं? वही है, क्योंकि आजकल जो किसानों की लड़ाई है वो वही है। जो अमेरिका फैसला ले रहा है वो इंडिया ले रहा है। हम कोई अमेरिका के गुलाम थोड़ी ना, हम अपना देश है। हमारी आबादी 140-50 करोड़ की आबादी है, ठीक है। और मैं तो बेसिक यही चाहिए ना आपको। मान लो किसान की कोई समस्या है, तो उसको सुनने में क्या दिक्कत है? सुन के उसके समाधान की तरफ जाने में क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट की समस्या है, उसको सुन के उसके समाधान की तरफ जाने में क्या प्रॉब्लम है? भैया अगर पावर होती है तो आप क्या नहीं कर सकते हो? आपने समाधान करना है ना। मैंने उसके बराबर एक कोई आंदोलन थोड़ा ना खड़ा करना है ना। बिल्कुल। आप मेरे पास आए, आपने कहा भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं दिक्कत में हूँ, मैंने आपकी बात सुनी। बात सुन के मैं कहूंगा भैया जितना मैं सक्षम हूँ उतना आपकी मदद पूरी करूंगा। बिल्कुल। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है, सरबत भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत भला। जब आपका कॉन्सेप्ट सबके भले का होता है तो आपका भला भी उसी में हो जाता है। किसी भी सरकार का कॉन्सेप्ट जो है सरबत के भले का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपकी ये तो चीजें हो गई। किसानों की समस्या है, भी किसान आएगा या स्टूडेंट आएगा, जो कोई भी आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत होगी तो आपके पास एक मांग पत्र जाता है। बिल्कुल। पहले तो मांग पत्र जाता है ना, पहले एजुटेशन तो नहीं खड़ा हो जाता ना, नहीं होता। वो मांगे रखते हैं तो उनको स्वीकार जाता भैया है। उनको बुलाओ, उनके पास चले जाओ, जाके उनसे बात कर लो, भाई साहब आपकी ये मांगे हैं, सरकार ये करने में सक्षम है और बाकी में भी हम प्रयास करते हैं। जब पैसा मेरा है, पैसा हमारा है, हमारे ऊपर ही खर्च होना है ना। दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। तो उसे करने में प्रॉब्लम है, अहंकार में है ना सरकार। हाँ, बस यही है ना, इनके दिमाग में ये है कि हमने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। हाँ, ये सोच रहा है कि हम ही चुनाव बार-बार लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है भैया। और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कभी ये लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इनको भी पता है भैया। मैं एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ डिग्री कॉलेज में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। बाई इलेक्शन था, नेताजी ने मुझे टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी के नेताजी मुलायम सिंह जी ने। तो मैं नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा मैं सोशल वर्क करता हूँ। मेरे पास कई लोग आते हैं और अपनी समस्याएं रखते हैं, तो उनकी मेरा उससे में कोई लालच नहीं होता है। मेरा उससे कोई लालच, अगर मेरा लालच जुड़ जाएगा तो उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और मैं निस्वार्थ भाव से उनकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। हालांकि मेरी कोई अप्रोच नहीं है। अगर कहीं की भी समस्या हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं की समस्या हो, भगवान ने इतना अच्छा ब्रेन दिया है, दिमाग दिया, वहां के किसी आदमी से बात करके अपना काम हो, उसका बेचारे का काम हो जाता है। कभी काम ऊपर वाले की दुआ से आज तक काम रुका नहीं है, हल हो जाता है। कोशिश करते हैं आप। हाँ, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर आप प्रयास करते हो तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। कोशिश करनी चाहिए और अच्छे मन से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अच्छे मन से कोशिश करते हैं तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। हाँ, अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे मानिए, मानने के बाद उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बस यही तो चाहते हैं, और क्या है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है भी। देखिए, इसमें किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उद्योगपतियों की समस्या होती हैं, और इंफ्रा की समस्या है, और बाकी एक तो भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार इस देश के अंदर नस नस में घुस गया है। और भ्रष्टाचार, अगर प्रधानमंत्री मेरे पास पावर हो ना भाई साहब, विद इन 15 डेज इस देश से भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मेरे पास इतना तगड़ा सिस्टम है ना, एक साल में अपने देश को अमेरिका कनाडा के बराबर कर दूंगा। बिल्कुल, सिर्फ 1 साल चाहिए, कर्जा मुक्त हो जाएगा। आपके प्रत्येक गांव से लेके शहर तक पक्की व चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, 24 घंटे बिजली आने लगेगी, आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी। मतलब जो आपका भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा। मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम था। मैंने पिछली बार इन लोगों का मैंने ये कहा कि आपकी जो इकोनॉमी चल रही है उसमें से हमने चवन्नी नहीं लेनी है। अलग से एक पैसों की व्यवस्था भाई, अगर आपने कोई काम करना चाहता है उसके लिए वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। अलग से वित्त की व्यवस्था हो जाएगी। उसमें ये मतलब
एक साल में इतना बता रहा हूँ, और फिर हर साल मतलब वो चलता रहेगा, अनवरत है, अपडेट होता रहेगा, अब मतलब और अच्छा होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा उसमें। ग्रोथ होती रहेगी। मैंने कहा 960 करोड़ रुपए हर एक लोकसभा क्षेत्र में दे सकते हैं। 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, 5,21,280 करोड़ रुपए। मेरे पहले सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हम लोग हर एक लोकसभा क्षेत्र में 960 किलोमीटर रोड्स बना दो आप, 1 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बन सकती है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट है? क्लास, बिना तो भ्रष्टाचार के। 960 किलोमीटर रोड आपके प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हर साल मिल जाएगी। अलग से जो इनका वो चल रहा है उसमें से हमने चवन्नी नहीं लेनी है। एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो 200 किलोमीटर रोड एक विधानसभा क्षेत्र के हिस्से में आ जाएगी अप्रोक्सीमेट। और मेरे ख्याल से एक साल में ही हम लोग कर ले, 200 किलोमीटर से ज्यादा रोड एक विधानसभा क्षेत्र में होती नहीं है, जो लिंक रोड वगैरह होती है। ठीक है, ये था। दूसरा मेरा ये था कि 6,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट रामपुर के लिए रखे थे हर साल, 2,005 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के लिए रखे थे, और 600 करोड़ रुपए हर एक लोकसभा क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में देने को रखे थे। अभी मेरे यहाँ एक, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेडिसिटी हॉस्पिटल है, 177 करोड़ रुपए का बिका है, लैंड भी इंक्लूडेड है, उसमें सभी सुविधाएं हैं। सरकार के पास अपनी जमीन होती है। अगर 600 करोड़ रुपया हम लोग एक लोकसभा क्षेत्र में खर्च कर दें तो 543 लोकसभा क्षेत्र है, तो 543 हेल्थ से जुड़ा हुआ हर एक बहुत बढ़िया, बहुत मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन सकता है, बहुत अच्छा, जिसमें सब सुविधाएं होंगी और इलाज फ्री होगा। बिल्कुल। भी आदमी को क्या चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ। बिल्कुल, ये दो अगर आपकी एजुकेशन और हेल्थ फ्री हो जाए और मजबूत हो जाए तो आदमी को फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमारा बहुत सारा पैसा लोगों को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए घर तक बेचने पड़ जाते हैं। बिल्कुल पड़ जाते हैं एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन की मैं बात ये कह रहा था, एजुकेशन रोजगार परक होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। मान लो 10th तक आप जनरल एजुकेशन दो, 10th के बाद में 3 साल का आप ग्रेजुएट कर दो, 2 साल का मास्टर कर दो, 5 साल लगा दो। बच्चा जिस 10th के बाद बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे वहाँ चला जाएगा, उसके बाद उसको उसी क्षेत्र में डाल दिया जाए, उस क्षेत्र की उसे एजुकेशन दी जाए। तो बच्चा जब 20 साल का होगा तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, उस क्षेत्र में काम करने लायक हो जाएगा। तो 20 साल का बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो आप लगा लो हमारा देश कहाँ चला जाएगा। हमारा देश जूथ का देश है। उसके बाद मैंने इनको बोला था, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, गरीब परिवार की महिलाओं को हम लोग 8,000 पता नहीं 7,500 रुपए पर मंथ देंगे, लगभग 1 लाख रुपए महीने का होता था। मेरे पहले सिस्टम से ही हम लोग 3 करोड़ 28 लाख 50,000 लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे सकते हैं। आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से, बड़े आराम से। उससे ये होगा कि जैसे मान लो 3 करोड़ 28 लाख 50,000 लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिली, वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे ना उसको, उसकी आपकी जीडीपी बढ़ेगी ना। उसके बाद में 33,592 लोगों को हम लोग हर साल रोजगार के अवसर दे सकते हैं इस सिस्टम से। उसके बाद 1500 लोगों पे एक आदमी को डायरेक्ट रोजगार दिया जा सकता है। इससे भारत सरकार अनुमानित 25 से 30 लाख करोड़ रुपए कमाएगी, आराम से कमाएगी, और लोग भी कमाएंगे इससे। ठीक है। उसके बाद में जब आप पावर में होते हो, सरकारी नौकरियां होती हैं, उद्योग धंधे स्थापित करने होते हैं, उद्योग धंधों में नौकरियां होती हैं। मतलब इनके पास तो बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया टीम है, इनकी पीआर एजेंसियां हैं, पीआर एजेंसियां इनके लिए काम। मैं तो इनको लेटर लिख रहा हूँ, मुझे बुला लो, बुला के सिर्फ आधे घंटे का मुझसे डिस्कशन कर लो, आधे घंटे में मैं आपको पूरा सिस्टम समझा दूंगा। आप बड़े से बड़ा ब्रेन बिठा लीजिए मेरे सामने, बड़े से बड़ा इकोनॉमिक्स बिठा लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ ये 1010% होने वाला 100% ये धरातल पर उतर सकती है, 1010% भाई, 1010% होने वाला काम है। और देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। उसके बाद में मैंने इनको ये बोला था, देखिए मैंने तो सिर्फ बेसिस की बात की थी। मैंने इनको ये बोला था, मैंने आपको एम्स लेवल के हॉस्पिटल का बता भी दिया, हमने वो सड़कों वगैरह के विषय में भी बात कर ली। हमने ये कहा अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि ये जनता के सेवक पब्लिक नौकर के रूप में काम करेंगे। वास्तव में ये नौकर है बिल्कुल जनता के, बिल्कुल है, क्योंकि पैसा जनता का, वोट जनता का, मालिक जनता है। वो वोट ये चोरी कर ले रहे हैं,
नफरत की राजनीति बंद करनी बंद होगी। कर देनी चाहिए। नफरत की राजनीति क्या बंद नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, 100%। नफरत की राजनीति तो इन्हीं लोगों ने फैला रखी कानून है। ले आए ना ये नफरत की अरे राजनीति भाई करने वालों साहब, पे, नफरत की हाँ कानून ले आए। भाई साहब, नफरत की राजनीति है ही नहीं है, इन लोगों द्वारा पैदा की गई है। 2014 से पहले कहाँ नफरत की राजनीति थी? नहीं थी। उसके बाद से भैया पुलिस के सिलेक्शन में ये लोगों के वहां जाते हैं, लोगों की मस्जिदों में जाते हैं, लोगों के गुरुद्वारों में जाते हैं, लोगों के गिरजाघरों में जाते हैं, वहां जाके ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस के सिलेक्शन में करते हैं ना। पुलिस का सिलेक्शन ना हो तो ये लोग कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। तो नफरत की राजनीति अगर प्रधानमंत्री चाहे तो नफरत की राजनीति विद इन सेकंड्स खत्म हो जाएगी। विद इन सेकंड खत्म हो जाएगी अगर चाहे तो। विद इन सेकंड, मतलब अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मेरे पास पहली कलम से ये सब चीजें होंगी, पहली कलम से चाटुकार पत्रकारिता बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। टोल टैक्स में 25% की कमी की जाएगी। टोल टैक्स की दूरी 100 किलोमीटर की जाएगी। और टोल टैक्स जनता की सुविधा के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। वाहन की गति सीमा जैसे नॉर्मल हाईवे है वहाँ 100 से 120 और जो एक्सप्रेस वे है 100 से 150 की जाएगी, जिससे कि लोगों के नजायज चलान ना हो। ये लोग बहुत नजायज चलान करते हैं, चोरों जैसे खड़े हो जाते हैं, छिप छिप के चलान करते हैं लोगों के। भारत की समस्त नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे बाढ़ व सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है और हमारी कई करोड़ एकड़ जमीन उपजाऊ हो सकती है। उसमें वन लगाए जा सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण बहुत अच्छा होता है। ये तो वनों को काट रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं और 1000 पेड़ बाप के नाम से काट देते हैं। ये बात तो मतलब बहुत सटीक बात कही आपने, है ना। माँ के नाम से एक पेड़ लगता है और लाखों पेड़ बाप के नाम कर देते हैं, काट दिए जाते हैं। तो दैट्स रॉन्ग ना। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। बिल्कुल। महंगाई को न्यूनतम किया जाएगा। पर्यावरण को शुद्ध करने के सभी उपाय किए जाएंगे। इस वजह जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनको कहोगे आपने हर साल 2 पेड़ लगाने, उन्हें पालना है। और जैसे घर बनाता है, घरों के नक्शों की बात कर रहा हूँ, जैसे 50 गज, 100 गज, 150 गज, उसमें पेड़ इंक्लूड कर दिया जाए, 200 गज, 400 गज, उसमें जितना बढ़ता जाता है उतने पेड़ बढ़ते जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसको भी हर एक ने अपने घर में पेड़ पौधे लगाने हैं और उसका नक्शा पास हो के नॉमिनल फीस पे उनका नक्शा पास हो जाए और सब घर एक जैसे बनेंगे फिर। और ये यहाँ रिश्वत देने की जरूरत। हाँ, रिश्वत देने, आपने नॉमिनल फीस जमा की, आपका नक्शा पास हो गया और उसी नक्शे के अकॉर्डिंग आपने नक्शा भी सरकार प्रोवाइड करे भी इस तरह का नक्शा होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपका वो हो जाना चाहिए। तो इसमें रिश्वत भी खत्म हो जाएगी और उनको एज ए प्रैक्टिकल कर दिया जाए कि आपने 2-2 पेड़ लगाने हर साल और उन्हें पालना है, एज ए प्रैक्टिकल उनका। और जैसे नदियों के किनारे वहाँ वाकई प्रदूषण मतलब जो है पर्यावरण बहुत वो हो जाएगा। दूसरा, किसान लोग जो इमारती लकड़ी लगाते हैं उसका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। न्यूनतम मूल्य जब हम बेचने जाते हैं तब हमें पैसे नहीं मिलते हैं। जब उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाएगा तो किसान इसकी फसल की तरफ जाएगा। 7-8 साल की फसल है तो पर्यावरण के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर्यावरण शुद्ध रहता है, एटमॉस्फेयर भी ठंडा रहता है। ये पेड़ पौधे रेन को भी आकर्षित करते हैं, काफी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ऐसी योजना लाई जाएगी, भारत का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। रोजगार पर शिक्षा नीति, जैसे मैंने आपसे पहले बात की। जनता की किसी भी समस्या का जमीनी स्तर पर तत्काल निस्तारण किया जाएगा। जैसे ये किसानों की समस्या थी, छात्रों की, इनका अगर तत्काल जमीनी स्तर पे काम हो जाता तो आज ऐसी स्थिति थोड़ी ना आती। ये स्थिति आनी नहीं थी। ये स्थिति तो इनकी खुद की पैदा की हुई है। इनके अहंकार ने ये स्थिति पैदा की है। इनके अहंकार ने, इनकी गुंडागर्दी ने ये स्थिति पैदा की है। नहीं तो जरूरत क्या है भैया? एक कॉमन सेंस की बात है। कोई भी बच्चा, कोई बुजुर्ग अपना घर बार छोड़ के सड़क पे बैठेगा? नहीं बैठेगा। वहाँ क्या सुविधा होती है? वहाँ ना तो पंखा होता है, ना आदमी टॉयलेट जाने के लिए कुछ नहीं होता है। और भीषण गर्मी में बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में हमारे देश के बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ये कोई इनको तरस ही नहीं आ रहा। सरकार पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भैया जी गलत कर रहे हैं तभी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर गलत नहीं करते तो सवाल क्यों खड़े होते? बिल्कुल। उनकी जायज मांग, कोई नजायज मांग है उनकी? जायज मांगों पे ही आज वो पसीना बहा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। नजायज मांग होती फिर पता नहीं क्या होता। बिल्कुल। अभी तो जायज मांगे हैं।
भी वो थोड़ी ना कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कर दो, एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो। इसके अलावा कोई पैसा थोड़ी मांग रहा है, हाँ, दौलत थोड़ी मांग रहा है। ठीक है, आप उनके ऊपर क्या क्या कितना अत्याचार कर रहे हो, और पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरा, मैंने शस्त्र नीति आसान करने को बोला था, मैंने कहा हर एक तहसील में ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, ये उन्होंने तीसरा चौथा लाइसेंस खत्म किया, वो एज इट इज बहाल कर दीजिए, कम से कम 10-12 लाख लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में आप कोई आदमी कितने भी हथियार रख ले, रिवाल्वर के लिए 1.5 लाख कर दो, राइफल के लिए 1 लाख कर दो, डबल बैरल के लिए 50,000 कर दो, ट्रेनिंग इनमारे कर दो, ठीक है। ट्रेनिंग लेगा आदमी, अपने पेपर जमा करेगा, 1 महीने के अंदर उसका शस्त्र लाइसेंस बन के उसके घर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अगर उसके पेपर ठीक होंगे तो, ठीक है। उससे इनको कई लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उसे वेलफेयर पे खर्च कर दो। उसके बाद जब लोग शस्त्र खरीदेंगे तब इनको पैसे मिलेंगे। उसके बाद ये जो लोग जब ट्रेन होंगे, वेल ट्रेन होंगे, तो वो आपके देश के लिए भी काम आएंगे। उनसे एक वो लिखवा भी लिया जाए कि भी देश में जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपके के साथ हाजिर हो जाएंगे, आपकी सेवाएं ली जाएंगी। बिल्कुल। जनता की इच्छा के अनुरूप एजेंडा तैयार किया जाएगा तो उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। मैंने इनको कहा था जनता के बीच में जाओ, उनसे बात करो, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा के रूप एजेंडा तैयार करिए और उसको लागू करने का प्रयास करिए। गांव और शहरों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, जैसे लोग रोडों पे अतिक्रमण कर लेते हैं, पूरी रोड घेर लेते हैं। हमारे यहाँ का जो राज्य मंत्री है, उनकी शह पे कब्जे हो रहे हैं रोडों के ऊपर, हैं लोग, और उसी की शह पे लोग बना ले रहे हैं। उसके बाद में हमें मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है। उससे और उनकी रजिस्ट्री में सुन ले तो आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता, उनकी रजिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि कोई भी पौड़ी सज्जा नहीं निकालेगा, अपनी अंदर ही आप वर्चुअल अपने अंदर लगाएंगे, और वो जब लेने आते हैं तब भी उन्हें बताया जाता है, रजिस्ट्री में भी लिखाया जाता है। उसके बाद भी ये अंधेर कर दिया भैया, फिर भी रजिस्टर्ड है। मैंने देखा सर, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, कोई मुर्गी पालन के नाम पे, किसी ने पेड़ पालन के नाम पे, पूरे रोड कब्जा रखे हैं। और उनकी जब हम शिकायत करते हैं तो वो कौन सी धारा होती है जिसमें पाबंद कर देते हैं, 151 है, उसमें हमें भी पाबंद करने की कोशिश करते हैं। शिकायत करता है, उल्टा शिकायत करने वाले को भी, शिकायतकर्ता को पाबंद कर दिया जाता है, वो आदमी आराम से घूमता है। बताओ, ये है हमारे देश का सिस्टम। हम भैया, हम उससे कोई लड़ने तो नहीं जा रहे, झगड़ने तो नहीं जा रहे, हम आपके पास शिकायत लेके आए हैं कि आपको दिख भी रहा है ये गलत कर रहा है, आपके सामने वो आदमी बदतमीजी भी कर रहा है, उसके बाद आप, बहुत बुरा हाल है देश का। इस तरह का ये सिर्फ इनका ये होता है कि हमने इनको खुश करना है, सही बात है। उसके बाद में हमने आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या, उसके निस्तारण के लिए बोला था। प्रत्येक ग्राम में व्यायामशाला, वॉकिंग ट्रैक के लिए बोला था। सेना पर राजनीति नहीं की जाएगी, सेना